एवरीवन, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें हमें क्या करना है। दो कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। हमें कॉलम 1 वाले ए बी सी डी ऑप्शंस को कॉलम 2 वाले पी क्यू आर एस के साथ मैच करना है। ठीक है, फिर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं। कॉलम 1 में जो ए स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या है, ई इक्वल्स टू 0 एंड बी डज नॉट इक्वल्स टू 0. Also, E does not equals to B and initial velocity is at any angle with B and theta does not equals to 90 डिग्री। इस केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं है, यानी कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही इक्वल नहीं है, और इनिशियल जो वेलोसिटी है B के साथ वो कुछ ना कुछ थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, और थीटा यहाँ पर 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा क्या है, 90 डिग्री नहीं है। तो ऑलवेज एक हेलिकल पाथ बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक यूनिफॉर्म पिच का हेलिकल पाथ बनेगा, तो ए क्यू के साथ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम ऑप्शन में देख लेते हैं ए क्यू के साथ किस किस में है। ए ऑप्शन में है ए क्यू के साथ, और बी ऑप्शन में नहीं है, सी ऑप्शन में भी ए क्यू के साथ है, डी में नहीं है। तो ए और सी में से ही एक आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमारा ई ज़ीरो हो और बी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो, और जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के, तो ऐसे केस में क्या होता है, हमारा जो पाथ बनता है वो सर्कुलर बनता है। ठीक है, जब परपेंडिकुलर होती है हमारी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के, तो सर्कुलर पाथ बनता है। तो बी का आर हो गया, और ए और सी दोनों में ही बी का आर दिया हुआ है। अगला देख लेते हैं। जब हमारा ई ज़ीरो हो इलेक्ट्रिक फील्ड और बी भी ज़ीरो हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हो, जो वेलोसिटी हो वो दोनों के ही परपेंडिकुलर हो, ऐसे केस में क्या होता है, हमारा हेलिकल पाथ बनता है और नॉन यूनिफॉर्म पिच का बनता है। ठीक है, और लास्ट केस भी देख लेते हैं। जब ई भी ज़ीरो हो, बी भी ज़ीरो हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो बी और वी के। ठीक है, ऐसे केस में स्ट्रेट लाइन बनती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, कॉलम मैच करना है आपको। हमें क्या दिया गया है, अ स्क्वायर करंट कैरिंग लूप ए बी सी डी। एक करंट कैरिंग लूप दिया है जो कि स्क्वायर के शेप का है, ए बी सी डी। इसके पास में एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर रखा हुआ है, जिसपे क्या है, करंट फ्लो होता है। ई एफ है उस वायर का नाम, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी साइड में और ई एफ में दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला ए स्टेटमेंट कहता है नेट फोर्स ऑन बी सी एंड डी ए। बी सी कौन सी साइड हो गई, ये वाली, और डी ए ये वाली। ठीक है, अब देखिए इसमें करंट यहाँ को जा रहा है और इसमें करंट एग्जैक्टली उसके अपोजिट है, तो इस केस में नेट करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ए ऑप्शन का क्या हो गया, पी। ठीक है, ए का पी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं नेट फोर्स ऑन ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी, अब ये दोनों तो आपस में अपोजिट है, बट ए बी पे जो नेट फोर्स लगेगा वो ई एफ की वजह से भी कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी पे लगने वाला नेट फोर्स अलग हो जाएगा सी डी पे लगने वाले फोर्स से। ठीक है, तो इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा वो नॉन ज़ीरो होगा, तो बी का क्या हो गया, नॉन ज़ीरो। नेक्स्ट देख लेते हैं नेट फोर्स ऑन कंप्लीट लूप ए बी सी डी। अब इन दोनों का तो कैंसिल होके ज़ीरो हो गया है। ठीक है, और इन दोनों का नेट फोर्स हमने अभी अभी देखा नॉन ज़ीरो होगा, तो कंप्लीट ए बी सी डी का भी नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो सी का ऑप्शन भी क्यू हो गया। नेक्स्ट देखते हैं नेट फोर्स ऑन ए बी। अभी अभी हमने देखा था जो ए बी है उस पर नेट फोर्स नॉन ज़ीरो होगा, क्यों, क्योंकि ई एफ की वजह से भी कुछ ना कुछ फोर्स होगा ही। ठीक है, तो इस पर नेट फोर्स नॉन ज़ीरो ही होगा, तो डी का भी क्या हो गया, क्यू। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे गलती से बी और डी दोनों सेम दे दिए हैं ऑप्शन, तो इनमें से कोई भी एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एसर्शन एंड रीज़न। अब देखिए एसर्शन एंड रीज़न में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कहता है दोनों ही सही होंगे और जो आर होगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा ए का। बी ऑप्शन कहता है दोनों सही होंगे बट जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। सी ऑप्शन कहता है पहला वाला सही है दूसरा वाला गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन कहता है दोनों ही गलत होंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। टू इन्फिनिटी लॉन्ग वायर्स ए एंड बी कैरी अनइक्वल करंट इन इनवर्ट डायरेक्शन। ठीक है, दो हमें क्या दे रखी है,
इनफाइनाइट लेंथ की वायर्स दे रखी है ए एंड बी, जिन पे क्या है करंट है जो कि क्या है अनइक्वल है, ठीक है, और इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है करंट, यानी इस पेज के अंदर को करंट जाएगा, बट उसकी वैल्यू दोनों में अलग अलग है, ठीक है। Then there is only one point excluding the point at infinity where net magnetic field is 0. तो बोल रहा है कि ऐसे केस में सिर्फ एक ही पॉइंट होता है इन्फिनिटी को छोड़कर जहाँ पे क्या हो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये है। अब इसका रीज़न पढ़ लेते हैं। दैट पॉइंट लाइज बिटवीन ए एंड बी। अब क्या बोल रहा है, और ये जो पॉइंट होगा हमारा ये कहाँ लाई करेगा, ए और बी के बीच में लाई करेगा, ठीक है। देखिए इस केस में दोनों ही असर्शन एंड रीज़न ट्रू है, बट रीज़न क्या है, असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब इस केस में क्या होगा, हम राइट एंड थंब रूल की हेल्प से डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो बी के राइट साइड में तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा, ठीक है, दोनों वायर्स की वजह से, और ए के लेफ्ट साइड में दोनों वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आएगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट रीज़न सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 43 के लिए बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। Assertion: the magnetic field produced by a current carrying solenoid is independent of its length and cross sectional area। जो हमारा सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है P, वो होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये क्या है, अब अपनी लेंथ पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, तो असर्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। एक सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। रीज़न भी सही है, बट रीज़न क्या है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका भी हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। Assertion: a magnetic field interacts with a moving charge and not with a stationary charge. रीज़न है, a moving charge produce a magnetic field। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मूविंग चार्ज है, ऑसिलेटरी चार्ज ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ एक मूविंग चार्ज से ही इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, स्टेशनरी चार्ज से इंटरेक्ट नहीं करेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मूविंग चार्ज है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होगी किसी कंडक्टर में तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ठीक है। तो ये दोनों ही असर्शन और रीज़न करेक्ट है, और आर जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।